नमस्कार, मैं स्मिता मिश्रा। आज का ये विशेष अड्डा लेकर हमारे दोनों साथी इस अड्डा में हमारे साथ शरीक हैं। विनोद शुक्ला, आप नियमित रूप से इनको ओपिनियन अड्डा पर सुनते रहते हैं, इनके विश्लेषणों को आप पसंद भी करते रहते हैं। और हमारे दूसरे साथी सहयोगी आशीष कुमार अंशु, जो कुछ ही दिन हुए बिहार के एक सघन दौरे से लौटे हैं। कम से कम बिहार की 17-18 जिलों का दौरा करके समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलके आए हैं। तो आज विनोद जी और अंशु, इन दोनों सहयोगियों के साथ हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार में हाल ही में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो कुछ चिंताजनक वारदातें, घटनाएं खबरों में आई हैं और इसको लेकर जो राजनीतिक बहस छिड़ी है कि एनडीए, बीजेपी, जेडीयू का लालू और उनके सहयोगियों पर जंगल राज का आरोप और उनका पलट कर ये कहना कि इस समय बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और एनडीए को जंगल राज के आरोप का अब कोई हक नहीं है। तो कितनी वास्तविकता है दोनों तरफ के दलीलों में, दोनों तरफ के बातों में, आरोपों में, और अंततः ये मुद्दा कितना बड़ा फैक्टर होगा जब 3-4 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। तो चलिए अपने दोनों साथियों का फिर एक बार स्वागत करते हुए हम आज के इस अड्डा को शुरू करते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में केवल इस विषय का ये बताना चाहूंगी कि साथियों, करीब 14 दिन आप पकड़ लीजिए अगर पिछले, तो 14 दिनों में कम से कम इतनी ही हत्याएं रिपोर्ट की गई हैं। उसमें से कुछ हत्याएं वीडियो पर रिकॉर्ड है या उनका कुछ अंश उन हिंसक वारदातों का वीडियो पे आया है या ऑडियो में। और निश्चित रूप से ये दिल दहलाने वाली, रोंगटे खड़े करने वाली वारदातें हैं। और इसीलिए इस समय किसका जंगल राज और कितना जंगल राज, ये मुद्दा बिहार में सबसे ऊपर आ गया है। मैं सबसे पहले अंशु के पास आती हूं क्योंकि ये बिहार में लोगों के दृष्टिकोण, उनके विचारों को सुनकर हाल ही में लौटे हैं। अंशु, शुक्रवार को प्रधानमंत्री चंपारण में थे, मोतिहारी में, और वहां जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा, बल्कि मैं कहूंगी कि याद दिलाया कि आरजेडी कांग्रेस के राज में किस तरह नृशंस हत्याएं होती थी, लॉ एंड ऑर्डर बदतर हाल में था। और एक तरह से उन्होंने लोगों को ये याद दिलाना चाहा कि वो दौर किस तरह से एनडीए ने उसको खत्म किया है और एनडीए की मेहनत पर पानी नहीं फिरना चाहिए, लौट कर वो समय आना नहीं चाहिए बिहार में। अब प्रधानमंत्री का ये कथन और इन दिनों जो वारदातें हुई है, जिसमें सबसे लेटेस्ट पटना के पारस अस्पताल में एक जो कैदी थे, जो कॉन्विक्ट हैं, सजा याफ्ता, वो परोल पर अस्पताल में थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या होना वार्ड के अंदर, इन सब चीजों को जोड़कर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन सा पक्ष है जिसके तर्क में ज्यादा वजन है? जंगल राज की बात इन दिनों बिहार में बहुत जोर शोर से हो रही है और ये बात इसलिए हो पा रही है क्योंकि 2005 को गुजरे 20 साल और अगर 90 की बात करें तो 35 साल का फासला है। और अभी एक बहुत बड़ी आबादी बिहार में ऐसी आ गई है जिसको पता ही नहीं है कि जंगल राज था क्या। तो दो हिस्सों में इस बात को बांटते हैं। सबसे पहले कि बिहार में जो ये चल रहा है जंगल राज है या नहीं है, जंगल राज था क्या बिहार में, जैसे और ये जंगल राज, विपक्ष ने वो नाम नहीं दिया था जंगल राज, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो स्थितियां बिहार के अंदर है ये जंगल राज है। और जंगल राज क्यों था? क्योंकि बिहार के अंदर जो अपराध चल रहा था वो एक उद्योग की तरह, हम तो कहते थे उस वक्त, लगातार अखबारों में भी छप रहा था, मीडिया भी बार बार कह रही थी और ये सच भी था कि वहां अपहरण एक इंडस्ट्री की तरह स्थापित हो गया था,
जिसके अलग अलग पार्ट थे। किडनैप कोई करता था, पैसा कोई मांगता था, और जिसको किडनैप किया गया उसको कोई रखता था। और शुरुआत अगर आपको याद हो तो शुरुआत जो किडनैपिंग की हुई थी बिहार में, वो पहले अधिकारियों को किडनैप किया जाता था, खासकर इंजीनियर और सरकारी बाबू, इस तरह के लोग गिरफ्तार अपहरित होते थे। बाद में उनको लगा ये थोड़ा मुश्किल है, तो फिर स्कूल के बच्चों को किडनैप किया जाने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में बिहार से पलायन हुआ। तो ये हो क्या रहा था, ये सारा का सारा अपराध सरकार के संरक्षण में चल रहा था। कई ऐसे मामले हैं जब लोग लालू प्रसाद जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनके दरबार में, उनका तो दरबार लगता था ना पटना में, वहां पहुंचते थे और वहां समाधान भी मिल जाता था। एक डॉक्टर साहब की गाड़ी का किस्सा तो बहुत मशहूर हुआ पटना में, जिनकी नई गाड़ी टेस्ट ड्राइव के नाम पे जो ले गए वो लेके गायब हो गए, और वो गाड़ी उनको मिल नहीं रही थी, पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं थी। तो लालू प्रसाद ने कहा कि थोड़े पैसे दे दो और ये गाड़ी लेके चले जाओ। ये तो सब जानते हैं इन सब कहानियों को। और उनकी बेटी की जब शादी हुई तो बिहार में किस तरह से शोरूम से गाड़ियां उठी, किस तरह से लूटपाट हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये था जब सत्ता के संरक्षण में अपराधी पल रहे थे और अपराध को अंजाम दे रहे थे। कम से कम आज बिहार में ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये जो क्राइम हो रहा है ये किसी सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। हाँ, इस बात का समर्थन भी नहीं किया जा सकता कि ये क्राइम ऐसे ही होते रहना चाहिए और वो तो जंगल राज था, आज ये जंगल राज नहीं है और नीतीश कुमार बढ़िया है। अगर कोई सरकार है बिहार के अंदर तो उसको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर वहां ये हत्या हो रही है बिहार के अंदर तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। और वहां तो पुलिस के अधिकारी भी इस तरह का बयान दे रहे हैं कि बरसात आने पे चीजें ठीक हो जाएंगी, मई जून में तो ये होता है। लेकिन जब वो बयान दे रहे थे वो भूल गए जुलाई का महीना आ चुका है और बरसात शुरू हो चुका है। इस बरसात में भी पटना के सबसे बढ़िया और बड़े सुरक्षित हॉस्पिटल, पारस को तो बड़े अच्छे हॉस्पिटल के तौर पे देखा जाता है, वहां एक साथ 2 लोग नहीं जा सकते, वहां 5-5 लोग अंदर चाहते हैं और हत्या को अंजाम देकर आते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है जो गौर करने वाली है, जो मैं चाहूंगा कि ओपिनियन अड्डा के जो भी दर्शक इस वक्त जुड़े हैं या जो इस वीडियो को देखेंगे वो इस बात पर थोड़ा सा विचार करें। जी, अपनी बात कंक्लूड करिए ताकि मैं जी वो इस बात पर से सोचने के लिए मैं बात छोड़ के जा रहा हूं कि एक पैटर्न है इन हत्याओं का जो सिलसिला बड़ा है और इसको 2 चीजों से मिलाना होगा। पहला, बिहार में उस पर लौटूंगी मैं, मुझे लगता है आप कुछ डेप्थ में कुछ चीजें शायद आप बताना चाहते हैं। आपने कहा कि कोई पैटर्न दिख रहा है, उस पर लौटेंगे। मैं जल्दी से विनोद जी से भी उनका एक इस पर उनके विचार, उनका ऑब्जर्वेशन क्या है ये जानना चाहूंगी। विनोद जी, 2-3 बातें हैं जो कोई नहीं कर रहा। जैसे पारस हॉस्पिटल बहुत वेल नोन पटना का स्थापित अस्पताल है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये बिहार सरकार का अस्पताल नहीं है। यहाँ कोई बिहार की पुलिस सिक्योरिटी नहीं देती, अस्पताल अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हायर करती है। लेकिन ये तर्क तो ठीक है, मगर क्या ये बात को भुलाया जा सकता है कि 5 लोग दिन दहाड़े, 5 हथियारबंद, 5 वेपन के साथ अस्पताल में गए, मार करके मरीज को लौट आए। अब ये भी बात है कि वो मरीज खुद भी कोई इनोसेंट नहीं था, वो मरीज एक सजा याफ्ता मुजरिम था जो पैरोल पर आया था बाहर और अस्पताल में भर्ती था। वैसे तो पैरोल पर आया हो या कोई भी हो, अगर सजा याफ्ता मुजरिम है तो उसको सरकार की निगरानी में हॉस्पिटल में होना चाहिए। एक सवाल ये भी बनता है। बहरहाल, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ कि पिछले दिनों कई बहुत ही, मैं कहूंगी बहुत ही एक दुर्दांत किस्म के अपराध की घटनाएं हुई हैं, उनमें हत्याएं भी हैं, दूसरे अपराध भी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इससे जंगल राज जो अब तक 2005 से लेकर 2025 20 वर्षों तक एनडीए बीजेपी जेडीयू का सबसे बड़ा एक आर्ग्यूमेंट रहा है, सबसे बड़ा नारा रहा है कि हमने जंगल राज को खत्म किया, और नीतीश कुमार के धुर विरोधी भी प्राइवेटली इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव तो हुआ है। भले अन्य क्षेत्रों में बिहार उस स्तर तक ना पहुंचा हो कि राज्यों को विकास में टक्कर दे सके,
लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में जमीन आसमान का फर्क आ गया है 90s से तुलना करें। क्या आपको लगता है कि इस समय जो ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, इससे जंगल राज का, बीजेपी एनडीए का जो एक आर्ग्यूमेंट है, जो उनका नारा है, वो कमजोर पड़ सकता है, उनके लिए मुश्किल हो सकती है? देखिए स्मिता, मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स, क्राइम, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय होता है। इसको बहुत आसानी से ये कहना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसके समय पे हुआ, ये क्राइम है, मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। गोपाल खेमका की हत्या के से पहले कोई बड़ा हाई प्रोफाइल केस 1 साल पहले हुआ था। वो थे जीतन साहनी की हत्या, और वो पर्सनल राइवलरी का मामला था। वो जुलाई 2024 में हुआ था। उसके साल भर बाद गोपाल खेमका, लगभग साल भर बाद, एग्जैक्टली साल भर बाद, लगभग साल भर बाद गोपाल खेमका मारे जाते हैं। उसके बाद अजीत कुमार मारे जाते हैं। उसके बाद रमाकांत यादव मारे जाते हैं, विकास झा मारे जाते हैं, जितेंद्र महतो मारे जाते हैं, सुशीला देवी, सुरेंद्र केवट, पुत्तू खान, और ये मिश्रा जो क्रिमिनल है, जो अस्पताल में भर्ती था। तो ये अचानक 15 दिन में 10-12 बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, और उसके पहले साल भर में कुछ नहीं होता है। तो ये अचानक क्या हो गया? सारे लोग सो रहे थे, या चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए जाग गए? एक बात। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो क्रिमिनल पैरोल पर था, क्या पैरोल पर छूटने के बाद ये फ्री बर्ड हो गया था? इसको पूरा पुलिस का सिक्योरिटी नहीं था, या पुलिस की सिक्योरिटी के बिना ये घूम रहा था पैरोल पर? मुझे तो नहीं लगता है कि पैरोल पर जो अपराधी छूटते हैं वो पुलिस संरक्षण में आसपास घूमते हैं। ये अगर मैं गलत हूं तो फिर ठीक है, वो फिर फ्री होके घूम रहा था, और वो अस्पताल में था, और बिना सिक्योरिटी के जिस आदमी को था उसको मारा गया। एक बात। अब इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो जैसे एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी इस दौरान मारा गया है। तो सरकार अपने सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं पर भी वो है कि उनकी उसकी हत्या हो रही है, और सरकार सचेत नहीं है। ये तीसरी बात हो गई। अब अगर इस पूरे उसको देखें कि जो लोग सरकार के संरक्षण में जिस सरकार के संरक्षण में क्रिमिनल एक्टिविटीज होती थी, वो अचानक इस बात को लेकर के बहुत ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं। जैसे जो पुरानी सरकार थी लालू वाली, मतलब लालू आरजेडी वाली, 1990 से 2005 के बीच वाली, 2005 के बीच वाली, उस पर मोटी तौर पर जो दो बातें चर्चा में आती है, जिसके कारण कन्विक्टेड है लालू जी, एक वो, और दूसरा मामला होता है जंगल राज का। तो उस जंगल राज वाले मामले को हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरे वाले मामले पर भी घुमा फिरा करके उसका दोषारोपण जो है वो कांग्रेस के नेता पर किया जाता है, और अपर कास्ट के नेता पर किया जाता है। तो एक ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब इसको किस तरह से किया जा रहा है, और इसका कोई जवाब नहीं है। जो लोग आरजेडी के खिलाफ चुनाव में जाएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। गिरफ्तारी किन लोगों की हो रही है? जैसे बहुत सारी हत्याओं में आरजेडी के लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। बहुत सारे हत्याओं में ऐसे लोगों की बात आ रही है जिनका चुनाव से लेना देना है, चाहे चुनाव से पहले चाहे चुनाव के बाद। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया का मामला है। वहां पर अगर कोई व्यक्ति मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है तो उसको एलिमिनेट करने की बात है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और इसको समझने की जरूरत है कि ये सारे मामले अचानक ही क्यों बढ़ गए। अचानक बढ़ने के पीछे कोई कारण होगा, कोई तर्क होगा। जैसा मैंने कहा कि जीतन साहनी के 1 साल बाद इस तरह की हत्या हुई। तो और दूसरा, ये जंगल राज वाली जो थियरी है, उसमें आशीष ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सरकार के संरक्षण में क्राइम होना, और क्राइम होना, और उसके बाद सरकार उसको रोकने में, उसको कंटेन करने में असफल होना,
ये दो महत्वपूर्ण है, और ये बड़े फाइन, बहुत पतली लाइन है, बहुत टीनवस लाइन है, लेकिन महत्वपूर्ण है। सरकार इसमें संरक्षण नहीं दे रही है। ये अलग बात है कि बिहार की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरह से क्रिमिनल्स के खिलाफ रूथलेस नहीं है। वो रूथलेसनेस दिखाना पड़ेगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इतना खराब हो गया, जी अपने ढंग से उसको टैकल नहीं किया जा सकता। उसके लिए सचमुच जो आयरन हैंड वाला फ्रेज है वो चाहिए होगा। जी तो ठीक है, दो बातें समझ में आती हैं विनोद जी आपकी बातचीत से, और पहले जो अंशु ने बताया उससे भी, कि पहली बात है, आपराधिक घटना हो जाने को आप जंगल राज की संज्ञा नहीं दे सकते। इस तरह से आपराधिक घटना देश के कई राज्यों में लगातार हर रोज रिपोर्ट की जाती है, उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में भी। सवाल यह है कि जो क्रिमिनल्स जो वारदात कर रहा है, क्या उसको ऊपर से कोई सरकार या कोई सत्ताधारी जो कैंप है, जो अलायंस है, जो दल है, उसका कोई संरक्षण समर्थन प्राप्त है क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर आप हिंसा को, तुलनात्मक रूप से हिंसा को आप देखें, तो क्या 90s के दौर से जिसको जंगल राज की संज्ञा दी गई, उसका और अभी के दौर को आप तुलना कर सकते हैं क्या? लेकिन घूम फिरकर बात वहीं पे आती है कि भले ही संरक्षण ना हो, भले ही तुलनात्मक रूप से स्थितियां वैसी कहीं नहीं है दूर तक, फिर भी इन वारदातों से क्या जनता में असुरक्षा की भावना नहीं बनेगी? क्या यह सवाल नहीं उठेगा कि अगर आप क्राइम को, अपराध को नहीं रोक पा रहे तो दूसरे पर आप आरोप नहीं लगाइए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस समय जो ये वारदात अचानक से एक उछाल आया है इन आपराधिक घटनाओं में, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या इसका कोई पैटर्न है, या ये एक संयोग है कि अचानक अपराध बढ़ गया? क्योंकि चुनाव नजदीक आते हैं तो बहुत सारी गुटबाजियां, रंजिशें और इस तरह की चीजें भी थोड़ी बढ़ जाती हैं। अंशु, इस पैटर्न के लिए ही मैं, जब हमारी बातचीत हो रही थी, तेजस्वी यादव बीच में कई सारे सर्वे बिहार के अंदर हुए, और ये संयोग था या जो भी कहें, तेजस्वी यादव बहुत ही आगे हर सर्वे में दिखाई दिए। बाद के जो अभी जो सबसे ताजे सर्वे आए हैं उसमें थोड़ा सा चिराग पासवान को बढ़त ज्यादा मिली है। परसेंटेज में वो तो 250% दिखाई देता है, लेकिन वो एक बड़ी बढ़त है चिराग पासवान के पक्ष में। वो शायद इसलिए आया क्योंकि इस बीच में लालू प्रसाद जी के पैरों में अंबेडकर जी की तस्वीर आ गई, और फिर राजद के लोगों ने कहा कि अरे अंबेडकर तो महाराष्ट्र के हैं और बिहार में तो दलितों और पिछड़ों के लिए और बहुजनों के लिए कुछ किया तो लालू प्रसाद ने किया, हम अंबेडकर को नहीं जानते। ऐसे राजद के कई सारे सोशल मीडिया हैंडल से ये सब चीजें चलाई गई। तो इस बात का असर कहीं ना कहीं दलित समाज पर पहुंचा है, इसलिए शायद हो सकता है कि बिहार में चिराग को थोड़ी बढ़त मिली है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ, पैटर्न ये था कि जब तेजस्वी यादव बहुत आगे बढ़ गए तो कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे हुआ उनके सपोर्टर्स के बीच में कि तेजस्वी आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल आ रहे हैं, तो वो सब अपने आप एक्टिवेट हुए। फिर एक बात हुई, अगर हम सोशल मीडिया हैंडल देखें तो जैसे ये बढ़त मिलनी शुरू हुई बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को, बिहार में अपराध की घटनाओं की जानकारी सोशल मीडिया पे आरजेडी के जो ट्विटर हैंडल्स है अपने आईटी सेल वाले, उस पर देने लगे। वो रूटीन खबरों को देने लगे कि बिहार में जंगल राज है, यहाँ ये हत्या हो गई, यहाँ ये लूट हो गई, यहाँ ये घटना हो गई, यहाँ ये घटना हो गई। वो रूटीन खबरें थी, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट वो देख नहीं पा रहे थे राजद वाले। और फिर अचानक, जैसा अभी विनोद सर ने बताया कि जो अभी खेमका जी की जो हत्या हुई बिहार में, वो हत्या 1 साल के बाद इतने इस तरह की घटना बिहार में देखने को मिली है। बीच में लंबे समय तक बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा था, और सिर्फ ये इकलौती घटना नहीं घटती है, लगातार एक के बाद एक के बाद एक। और उसमें ये बात कहीं ना कहीं आती है कि एक बहुत बड़ा दाग जो राष्ट्रीय जनता दल पे लगा हुआ है, वो जंगल राज का दाग, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और मेरी कई सारे लोगों से बात हुई और वो भी इस बात पे सहमति जता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है कि वो दाग धो देने की कोशिश कहीं ना कहीं राजद की तरफ से हो रही है। मैं ये नहीं कहता राजद ये करवा रही है, लेकिन कई बार खुद, क्योंकि राजद के साथ बहुत बड़ी संख्या में क्रिमिनल थे
90 के दशक में, उसके बाद भी आज भी बिहार में जो अपराधी एलिमेंट है, जो अभी दबा हुआ है, उसको लगता है कि राजद लौटेगी तो हमारा राज लौटेगा। राज कपूर की एक फिल्म थी, उसमें वो डकैत कहता है कि कम्युनिस्टों का राज हो गया, कांग्रेसियों का राज हो गया, समाजवादियों का राज हो गया, हमारा राज कब आएगा। तो वो कहीं ना कहीं जो राजद के जो फॉलोअर है वो अपने आप ऐसा फील कर रहे हैं कि राजद आ रही है, तेजस्वी यादव को इतनी बढ़त मिल रही है, तो वो फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा राज आ गया है। तो वो जो एक फीलिंग जो है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, चुनाव के जी, नजदीक आते जी, आते वो एक मैसेज है। और सच में बिहार के लोग अब फील कर रहे हैं कि राजद की सरकार आ गई है, और राजद के कार्यकर्ता भी, जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि राजद की सरकार बिहार में आ चुकी है। और आप तेजस्वी यादव को ठीक है, भाषण देते हुए ठीक है। देखिए, तो वो भी ऐसे मैं दिखाई विनोद देते जी हैं से भी कि जैसे वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मैं विनोद जी से भी पूछना चाहती हूँ। विनोद शुक्ला, दो बातें हैं यहाँ पर। पहला, कि क्या जो अंशु इंडिकेट कर रहे हैं कि आरजेडी और उसके जो एलाइज है, महागठबंधन जिसे कहा जाता है, क्या वो लोग एनडीए के जंगल राज के आरोप को, इन हाल की घटनाओं को दिखा करके, जंगल राज का आरोप है उनके ऊपर, उसको डाइल्यूट कर पाने में कामयाब हो जाएंगे? और दूसरा, बिहार में एक पीढ़ी है जिसे याद है 90 के दशक में क्या हुआ था, लेकिन एक वो पीढ़ी भी है जिसको वो दौर याद नहीं है। वो या तो एनडीए के दौर में पैदा हुई है या एनडीए के दौर में वोटर बनी है। मुझे याद है, बृज बिहारी प्रसाद एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, जेल चले गए अपराध के मामले में, जेल से बीमारी का नाम लेकर बाहर आए, लॉन में टहल रहे थे, वहां उनको मार दिया गया। तो इस तरह का दुस्साहस अपराधियों का हुआ करता था। क्या बिहार के वोटर, बिहार की जनता उस दौर को तुलनात्मक रूप से देखकर फिर से एनडीए में अपना विश्वास जताएगी, या जैसा मैंने कहा, जंगल राज का नारा एनडीए का जो आरोप है वो डाइल्यूट हो जाएगा? सीधे सीधा सवाल, वोटिंग के मामले में आप इसका किस तरह का, ये जो मौजूदा मुद्दा है, इसका आप किस तरह का प्रभाव लोगों के वोटिंग में देखते हैं अगले 4 महीने के बाद? देखिए स्मिता, मुझे लगता है कि आशीष के पास ग्राउंड रिपोर्ट है, और आशीष से कुछ चर्चा मेरी भी हुई थी सर्वे के बारे में, जो आशीष एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन मेरा इस पे मैंने भी कुछ लोगों से बात की, और मेरा इसमें एकदम कंप्लीटली आर्ग्यूमेंट दूसरा है। ग्राउंड रिपोर्ट हो सकता है आशु का सही हो, एब्सोल्युटली। मेरा अपना मानना है, पहली बात ये कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि जंगल राज से बड़ा जंगल राज एनडीए का हो गया, तो ये जो जब ये बात आएगी कि जंगल राज है, तो ये कोई पुराना अखबार नहीं पलटेगा, और नेट पर सर्च करने की कोशिश करेगा कि ये लालू का जंगल राज था क्या। बड़े आराम से उपलब्ध हो जाएगा जब उसको पता लगेगा कि विश्वास परिवार के साथ क्या हुआ था, शिल्पी जैन और गौतम सिंह के साथ क्या हुआ था। नई उसमें ये बात संभल करके आती है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये ईस्ट के, मैं इसको नॉर्थ के प्रदेश नहीं मानता हूं, मैं ईस्ट के 2 प्रदेश मानता हूं, पश्चिम बंगाल और बिहार। ये ही 2 ऐसे प्रदेश हैं जहां से पलायन होता है सबसे ज्यादा। बिहार को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन बिहार उससे भी बड़ा, मैं मानता, अरे पश्चिम बंगाल उससे भी बड़ा है। क्यों पलायन होता है? पढ़े लिखे से लोग लेकर के गरीब तक क्यों पलायन करता है? दूसरी बात, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई बेंगलोर हमको जाने की जरूरत क्यों है। उत्तर प्रदेश, जिसको पहले कहा जाता था क्राइम के मामले में सांपनाथ और नागनाथ हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, वहां पर बदलाव की स्थिति आ गई है। बिहार और पीछे चला जा रहा है। बाकी प्रदेशों में हमको महाराष्ट्र जाकर के गाली खाने की जरूरत क्यों पड़ी? बाकी जगहों का हाल क्यों है? तो ये ऐसा बिहार के साथ ही क्यों हो रहा है? तो ये असेसमेंट किया जाएगा, असेसमेंट करेंगे लोग। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सब के बावजूद, जो एक एस्पिरेशनल कैटेगरी है, उसके बावजूद एक और बड़ा फैक्टर जो काम करता है अभी भी, सारी पढ़ाई लिखाई के बावजूद, वो कास्ट का फैक्टर है और रिलीजन का फैक्टर। रिलीजन के फैक्टर पे आरजेडी फंसी हुई है। उसने जिस तरह से एआईएमआईएम को ना किया है, एआईएमआईएम के लोग बहुत सक्रिय हो गए हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और मेरी जो जानकारी है, मैंने सीमांचल के लोगों से ही बात की है, और जिस तरह से पप्पू यादव लगातार
आरजेडी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो एक बड़ी खराब स्थिति पैदा सीमांचल में किया हुआ है। और अगर ये मामला सीमांचल में वो 100 पर लड़ती है और ये 15, 20 या 25 सीट पर भी कोई खेल हो गया, तो अभी भी स्थिति आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। मेरा अपना ही आकलन है, अभी ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने फोन पर कम से कम 50 लोगों से इस बारे में जरूर चर्चा की है। और वो अगर कोई जर्नलिस्ट है तो कोई ब्यूरोक्रेट है तो कोई, मेरे साथ के बहुत सारे लोग बहुत सीनियर पोजीशंस पर हैं उत्तर बिहार में, बहुत सारे जर्नलिस्ट है, सोशल मीडिया और इस तरह के लोग हैं जिनसे मैंने ये जानने की कोशिश की। और ये तब मैंने जानने की कोशिश की जब मेरी कुछ चर्चा हुई थी इस मामले को लेकर के। जी स्मिता, मेरा भी यही मानना है। जी, मेरा ख्याल है बहुत से पहलू इस पूरे हालात के हमने डिस्कस कर लिए, काफी लंबी चर्चा भी हो गई है। आज का बहुत दिलचस्प भी रहा, इंफॉर्मेटिव भी है और कई चीजों को समझने में मदद कर रहा है। हम, मुझे विश्वास है अड्डा पर हमारे जो साथी नियमित रूप से आते हैं उनको भी ये बेहतर लगा होगा। रिलीजन और कास्ट और ये सब जो पहलू हैं, जो फैक्टर्स हैं, इन पर भी आगे लगातार बात करेंगे। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर पर ही इस चर्चा को रखते हैं। और मैं ये समझती हूं कि इसका जंगल राज या उसका जंगल राज, अगर एक भी व्यक्ति की मौत होती है, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, अगर उसकी कानून के दायरे के बाहर कोई हिंसा होती है तो उसकी प्रत्यक्ष या परोक्ष जिम्मेदारी राज्य के कानून व्यवस्था की है। आप 20 साल पुराने घटनाओं को आधार बना करके अपने सिस्टम में जो फॉल्ट है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते और ना आपको करना चाहिए। अगर आप माने कि चूक हुई है और इसको तुरंत दुरुस्त किया जाएगा तो जनता आप पर विश्वास करेगी, लेकिन आप एक्सक्यूज देंगे तो आपके लिए विश्वास और कम हो सकता है। इसी मानवीय तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो बदलाव बिहार ने देखा, इसमें कोई शक नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार के धुर विरोधी भी मानते हैं कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो बदला है और कोई चीज में कितना सुधार हुआ वो डिबेटेबल हो सकता है। तो इसे, स्थिति को हाथ से जाने न दे, चाहे क्रिमिनल मर रहा है या इनोसेंट्स मर रहे हैं, तुरंत स्थिति पर काबू करें। और इसमें कोई शक नहीं है कि जनता सबसे समझदार है, तो इस सरकार पर हिंसा उस पर हावी हो इसकी तोहमत ना लगने दे। एक बात हमारे दोनों साथी और भी मानते हैं कि भले लालू राबड़ी राज की तरह यहाँ अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण ना हो, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी राज्य सरकार को करनी पड़ेगी और इससे वो बच नहीं सकते। अभी चुनाव में समय और हालात को तुरंत नियंत्रण में करना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज का ये अड्डा समाप्त कर रहे हैं। आपको इस विषय पर आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं, हमसे साझा करिए और हमारे अड्डा को सब्सक्राइब करिए, हमारे विश्लेषण को सुनते रहिए। फिलहाल नमस्कार, बहुत जल्द फिर एक चर्चा में ऐसे ही मुलाकात होगी।